सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। और जैसा कि आप जानते हैं, बिहार चुनाव यात्रा लगातार जारी है और अब बिहार इलेक्शन बेहद जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज आखिरी पड़ाव का चुनाव है, आज आखिरी वोटिंग होनी है। उसके बाद इंतज़ार रहेगा 10 तारीख का, जिसमें रिज़ल्ट आएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो बात करेंगे आज हम सीमांचल की कि सीमांचल में क्या होने वाला है आखिरी चरण में। ओवैसी का यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज़ोर शोर है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने बैठे हैं। क्या ओवैसी यहाँ पर किस पार्टी का गणित बिगाड़ रहे हैं, और या फिर वो खुद प्लस में जा रहा है, कितनी सीटें निकालेंगे कितनी नहीं निकालेंगे। हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ गुलाम सरवर जी, तो इनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, जो सीमांचल में है थोड़ा यहाँ पर ओवैसी की हवा ज़्यादा दिख रही है, तो क्या लग रहा है गणित बिगाड़ रहा है ओवैसी? देखिए, दो बातें हैं। हाँ, एक तो ये कि गणित बिगाड़ रहे हैं शब्द भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मैं समझता हूँ हम लोगों को अब ये कहना नहीं चाहिए कि वो गणित बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, गणित बना रहे हैं, अपना गणित बना रहे हैं, ये मेरा मानना है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में जहाँ तेजस्वी की रैली और राहुल गांधी की रैलियों की भीड़ देखकर, कन्हैया की रैली की भीड़ देखकर आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है। बिल्कुल, पैमाना रैलियों का भीड़ है। तो सीमांचल के सभी सभाओं में, ओवैसी साहब की सभाओं की बात कर रहा हूं मैं, सीमांचल में जितनी भी सभाएं ओवैसी साहब की हुई हैं और तेजस्वी यादव की हुई हैं और राहुल गांधी की हुई हैं, इमरान प्रतापगढ़ी की हुई हैं, उनमें ओवैसी साहब की सभा सब पर भारी रही है। अच्छा, जो भीड़ दिख रहा, तो अगर भीड़ पैमाना है और भीड़ अगर वोट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर, तो मैं समझता हूं ओवैसी साहब गणित बिगाड़ नहीं रहे, गणित बना रहे। और मुझे लगता है कि इस रन में जो अंतिम चरण में सीमांचल के अधिकांश सीटों पर आज ही चुनाव हो रहा है, आज वोटिंग पड़ रहे हैं अभी। और आपने सुबह सुबह ये सवाल किया है, वोटिंग शुरू हो चुका है। तो कुछ साथियों से हम लोगों ने फोन पर भी राब्ता किया, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जितने हल्के में लोग MIM को ले रहे हैं कि वो वोट कटवा है या फला है, ऐसा कुछ इस बार दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो परिणाम में तब्दील होने के करीब MIM जा रही है और MIM को एक अच्छी खबर मिलने वाली है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक अहम सवाल है, मतलब मुस्लिम तो वोट दे रहा है, चलिए मान लेते हैं मुस्लिम वोट दे रहा है ओवैसी जी को, सारा नहीं दे रहा, ये भी मानते। अगर सारा देता होता तो वो हमेशा जीतते। लेकिन क्या उन्होंने कई नेता ऐसे अपने उतारे हैं जो मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि गठबंधन के साथ थे। तो क्या अब ओवैसी जी के साथ कुछ हिंदू वोट भी जुड़ रहा है? देखिए, 2-3 बातें इस चुनाव में बदली हैं। पिछले 2015 में जब MIM चुनाव लड़ी थी तो सीमांचल की 6 सीटों पर लड़ी थी और विपक्षी लगातार उन पर यह हमला कर रहे थे कि 6 सीट पर लड़कर आप क्या कर लेंगे, अगर लोग आपके जीत गए तो आप क्या करेंगे, सरकार में आपकी क्या भूमिका होगी, इत्यादि इत्यादि। और सादे सादे होते हैं मतदाता, जो है वो बहुत ज़्यादा गणित लेकर नहीं चलते हैं। उनको समझ में बात आ गई कि ओवैसी साहब को वोट देना गोया के वोट बर्बाद करना। तो पिछले 2015 में MIM की हालत जो है वो बहुत बुरी रही। किसी भी सीट पर जो है प्रतिष्ठा नहीं बची सिवाय कोचा दामन के, तमाम सीटों पर स्थिति बिगड़ गई। इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। पहली बात तो उन्होंने एक गठबंधन किया और गठबंधन भी मतलब उन पार्टियों से किया है जिसका कहीं ना कहीं, देखिए लोग क्या कह रहे हैं इस पर नहीं जाइए, कुछ न कुछ तो आधार है ही। अब जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी, तमाम सीटों पर कुछ न कुछ है, और बसपा है, उसका भी कुछ न कुछ तो गायब हो गई, लेकिन इंटरनल तो काम चल ही रहा है इनका। बात तो कही जा रही है, कहीं ना कहीं तो बसपा का नाम सीमांचल में नहीं आना ना, और ले भी सकते हैं जो उस बिरादरी के लोग होंगे, क्योंकि कास्ट वाइज पोल होता है बिहार उत्तर प्रदेश में, तो लिया जाता होगा, इनके कार्यकर्ता लेते होंगे। और ओवैसी साहब बच रहे हैं उससे। उसके बाद 2-3 और छोटी छोटी इनकी पार्टियां हैं। तो एक तो ये गया कि वो जो चेहरा था इनका कि सिर्फ मुस्लिम वो बदला। दूसरे, इस चुनाव में इन्होंने कई नॉन मुस्लिम्स को टिकट दिए हैं MIM से, यानी पतंग छाप से, गठबंधन के अलावा अपने दल से टिकट इन्होंने। अब देखिए, साहेबपुर कमाल में यादव, जो गोरेलाल यादव, और बरारी है कटिहार में एक विधानसभा, वहां भी एक यादव MIM से।
तो हमको लगता है कि इससे भी उनकी छवि में जो है थोड़ा निखार आया, थोड़ा सुधार आया और मतदाताओं का आकर्षण उस पार्टी की ओर बढ़ा है। ये दो पहलू। तीसरा जो सबसे अहम पहलू है कि मुस्लिम खुद इस बार बड़ी आबादी ऐसे मुसलमानों की पाई जा रही है जो इस महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों से भी छोटे। अच्छा, इस महागठबंधन एनडीए आ गया है तो इसमें फिर एक बात वो ऐड ही हो जाती है कि मुस्लिम तो पका है ही बीजेपी से। मुस्लिम का तो एक ही यहाँ पर हमने बिहार में जो देखा, उनका कहना है कि बीजेपी के साथ क्यों गए नीतीश, इसलिए हम वोट नहीं दे रहे हैं। फिर एनआरसी आ गई, 370 आ गया, कश्मीर भी आ गया, सारे मुद्दे जो अमूमन देखे जाते हैं लगभग आ गए, जो केंद्र के मुद्दे होने चाहिए, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में दिल्ली में भी हमने देखे, यहाँ पर भी देखे, आ गए। इस मुद्दे को भी असदुद्दीन ओवैसी कैश कर रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक है, कैश तो होना चाहिए। वो कैश कर रहे हैं, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि एनआरसी हमारे सीमांचल के भाइयों को, मुसलमानों को वो बांग्लादेशी घोषित कर दिया, घुसपैठिया घोषित कर दिया, हम आएंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये लॉजिक विधानसभा की कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि ये मसला तो विधानसभा का है ही नहीं। देखिए, कई मसले हैं जो विधानसभा के नहीं है, लेकिन आम जनों को इससे सरोकार नहीं है। अगर विधानसभा के इशू पर वोट होता तो वोट सिर्फ बिहार के विकास, बिहार के एजुकेशन, बिहार के हेल्थ, बिहार के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टोटली बिहार पर फोकस होता। बिहार में बाढ़, सुखाड़, बिहार की जो समस्या है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पिछले चुनाव में भी नहीं हुआ था और इसमें भी नहीं होगा। और ये सिर्फ मुस्लिम के साथ नहीं है, अन्य के साथ भी ये मसला है। बिल्कुल, सबको भी समझना चाहिए। योगी जी आते कहते हैं 370 लाएंगे, भाई विधानसभा से 370 का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर ओवैसी साहब सीएनआरसी का नाम ले रहे हैं तो ओवैसी साहब को हम कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। अरे साहब, दूसरे लोग ले रहे हैं। जब राहुल गांधी 370 का नाम ले सकते हैं तो ओवैसी साहब सीएनआरसी का नाम क्यों नहीं ले सकते? तो इमोशनल जो वार होता है, हमला, भावनात्मक, माने मतदाताओं को आप भावुक करें और अपनी ओर खींच लें, तो ये कला ओवैसी साहब में भी है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और उस कला का लाभ एमआईएम को मिलने जा रहा। ये मेरा अब का अंतिम ये जो चरण के चुनाव हैं, फाइनल इस नतीजे पर मैं भी पहुंचा हूं कि कहीं ना कहीं मतदाताओं को ओवैसी साहब अपनी बातों से अपनी ओर रिझाने में सफल दिख रहे हैं। सीमांचल से कितनी सीट निकाल सकते? सीमांचल से मेरा मानना है कि 1 से 5 तक, यानी स्थितियां बहुत विचित्र हैं चूंकि ट्रायंगल बना हुआ पूरे सीमांचल में। और ट्रायंगल में कभी कभी क्या होता है कि कम वोटों का मार्जिन होता है जीत और हार का। ट्रायंगल में ऐसा भी हो सकता है कि 5 से भी क्रॉस एमआईएम कर जाए ट्रायंगल की वजह से, ठीक है। और ट्रायंगल में मिस भी हो सकते हैं 1500 वोटों से। इसलिए मैं 5 तो मान के चल रहा हूं कि सीटें एमआईएम को मिलने जा रही हैं, चूंकि पूरे सीमांचल में ट्रायंगल हो गया और कहीं कहीं 4 कोण भी खड़ा हो चुका। अब ये जब कोण जितने बढ़ेंगे आप, वो मार्जिन उतना कम हो जाएगा, तो कोई भी स्लिप कर सकता। 2-4 मतलब 1000 वोट से, 500 वोट से, 200 वोट से। मैं 2005 के चुनाव की बात करूं, बेगूसराय जिला में एक बछवारा विधानसभा और एक चिरिया बुरियारपुर विधानसभा। बछवारा में एक विचित्र कहानी हुई कि निर्दलीय उम्मीदवार 300 वोटों से जीतता है और उसका निकटतम प्रतिद्वंदी 300 से हारता है, और तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति वो 50 वोट से कम है, यानी 350 के मार्जिन में 3 प्रत्याशी थे। 3 प्रत्याशी तो विचित्र मामला था। जरा सा भी इधर उधर 1-2 घर भी अगर बदल जाता तो पूरा चुनाव परिणाम बदल सकता था। चेरिया बरियारपुर विधानसभा में 530 वोट से उम्मीदवार जीतते हैं। तो ये मैंने देखा है। मुझे इस बार लग रहा है कि सीमांचल में कुछ इसी तरह का मसला होना है, और ट्रायंगल और चतुर्कोणीय मुकाबले में का फायदा हमें लगता है कि एमआईएम को मिलने जा रहा है। ये मेरा अपना निजी कैलकुलेशन है कि ये ट्रायंगल का फायदा बजाय गठबंधन के, और बजाय लोग कहते हैं कि भाजपा को मिलेगा, मेरा मानना है कि भाजपा को नहीं, एमआईएम को मिलेगा इसका फायदा। एमआईएम को मिलेगा। अच्छा, और अगर बात करें तो क्या लग रहा है बिहार में इस बार ओवैसी क्या कर सकते हैं? देखिए, एक बात अंतिम में कह दूं, ओवैसी साहब इस बार बहुत कुछ करने की पोजीशन में थे, लेकिन इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे और यूथ के प्रदेश अध्यक्ष थे और कुछ और पदाधिकारी थे, इन लोगों ने चुनाव के अंतिम क्षण में बहुत ड्रामा किया और पार्टी को कमजोर करने का प्रयास किया, उसकी छवि खराब की है। नो डाउट के 100-200 मुसलमानों के लाइफ को भी इन लोगों ने बर्बाद किया है।
लूटपाट भी मचाया, टिकट की बिक्री भी हुई है, ये सब कुछ हुआ है। हम समझते हैं कि ओवैसी साहब के संज्ञान में बात आ गई होगी, उनकी नॉलेज में अब पहुंच गया होगा ये सब मामला। और अगर पार्टी जीतती भी है तो जो नेचर चुनाव से पहले दिखा है, अगर उस नेचर पर लोग काम करेंगे तो पार्टी यहाँ कभी भी फल फूल नहीं सकती है। ओवैसी साहब को चाहिए कि जिस तरह का नाम है पार्टी का और जो ओवैसी साहब का चेहरा, ओवैसी साहब की शख्सियत जिस तरह की है, उसके अंदाज उसी तरह से उनकी पार्टी भी होनी चाहिए। अगर शख्सियत उनकी अलग है, जो मुसलमान वोट नहीं देता है एमआईएम में, मैं एक बड़ी बात अब कह रहा हूं, वो भी ओवैसी साहब की कदर करता। तो साहब जब आपकी शख्सियत ऐसी है और आपकी पार्टी का नाम भी कुछ ऐसा है तो आपका काम भी वैसा ही होना चाहिए था। जो बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से बिहार के जो जिम्मेदार थे एमआईएम के, उन्होंने ऐसा नहीं किया। पार्टी को मैं समझता हूं कि उन्होंने जानबूझकर कमजोर करने की कोशिश की है और अब नतीजे के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 5 सीटें निकालने में एमआईएम कामयाब हो गई तो ओवैसी साहब के जहन में। तो ये थे हाफिज गुलाम सरवर, हमने इनसे बात करी है सऊदी यूनिवर्सिटी को सीमांचल की सीटों पर, क्या हमने विश्लेषण किया है, क्या होने वाला है, कितनी सीटें जीतेंगे, क्या फैक्टर रहेगा सऊदी यूनिवर्सिटी का, क्या किसी का गणित बिगाड़ेंगे या फिर अपना गणित बनाएंगे। तो ये सारा विश्लेषण था। खैर बताएगी 10 तारीख की, 10 तारीख को क्या होगा, लेकिन हम इसी तरह की वीडियो आगे भी लाते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे। 10 तारीख जब तक नहीं आ जाती, 10 तारीख के बाद भी कौन जीतेगा, क्यों हारा, क्यों जीता, वो सब आपको बताते रहेंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।